जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि महत्वपूर्ण संगठन हमको पढ़ने हैं। और उन महत्वपूर्ण संगठनों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से उनको पढ़ना है। जैसे कि महत्वपूर्ण संगठन में आज की क्लास में हम आपका दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएन को पढ़ेंगे। यूएन के अलावा हम वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपका सार्क, नाटो, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और हमने आपको बताया था कि संगठन की हमारी कितनी क्लास होंगी। ऑर्गेनाइजेशंस को हम दो क्लासेस में पढ़ेंगे, दो क्लासेस में, ये आप सबको पता ही था। तो हम कौन सी क्लास पर पहुंच चुके हैं आपका, तो हम पहुंच चुके हैं आपका 17th क्लास पर, 17 क्लास पर। और हम अपनी मंजिल की तरफ साथ ही बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। थम्स अप करके मुझे एक बात बताइए कि आप रिवीजन अच्छे से करते हैं ना। तो इसका पीडीएफ आपको कल मिल गया होगा। ये टॉपिक हमारा कल होगा, तो इसका पीडीएफ जो होगा, इसका पीडीएफ आपको आज इवनिंग में मिल जाएगा, सेकंड पार्ट का। ओके, तो कंटिन्यू करें, ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन सी चीज़ें हम आपको बताएंगे उन पर फोकस करना है। तो इसको शुरू करते हैं हम यूएनओ से। छोटी क्लास होगी, लगभग ऐसे समझिए 40-40 मिनट की दो क्लासेस में हम इसको कर लेंगे। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, नाम सुना है आप सब लोगों ने यूएनओ का। मुझे बताइए यूएनओ का गठन कब किया गया था, किस ईयर में किया गया था। तो आप कहोगे भैया एक संगठन बना था आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में भी एक संस्था बनी थी, लीग ऑफ नेशंस, जब 1914 से 1918 हुआ। और 1939 से 45 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब भी एक संस्था बनी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले तो बताइए कब से कब तक हुआ। तो आप कहेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 18। पूरी दुनिया आपस में लड़ गई, ठीक है। तो पूरी दुनिया को ये जरूरत महसूस हुई कि भाई जब देश आपस में लड़ें तो कोई ऐसा एक संगठन होना चाहिए, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो मध्यस्थता के लिए काम करे, ठीक है। जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो पीओके का मुद्दा कहाँ पर है, यूएन में है। तो कहीं दो देश आपस में उलझ जा ना जाएं अपने उन इंटरेस्ट को लेकर के, तो कोई एक बीच में होना चाहिए, पंच की भूमिका में। पंच समझते हो ना, सरपंच की भूमिका में। बोले यस और नो। हाँ जी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में 1914-18 ग्लोबल पीस के लिए, कि पूरी दुनिया में शांति रहे, लीग ऑफ नेशंस एक संस्था बनी थी। कौन सी संस्था बनी थी? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस, जिसको हम बोलते हैं आपका राष्ट्र संघ। कब बना था? 10 जनवरी 1920 को। और इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था जेनेवा में। तो इसकी स्थापना क्यों हुई कि भाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया है, भविष्य में ऐसा कोई युद्ध ना हो। लेकिन क्या बताओ, भविष्य में कोई युद्ध हुआ या नहीं हुआ? आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे भैया संगठन भी बहुत बार पक्षपात करते हैं, जैसे यूएन। बहुत बार आप देखोगे अमेरिका का उसमें शेयर ज़्यादा है, तो अमेरिका का पक्ष लेता हुआ दिखाई देगा आपको, या अमेरिका के सहयोगियों का पक्ष लेता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से हम बात करें आपका एलओएन, फिर ये लीग ऑफ नेशंस क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक पाया? आप कहेंगे नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ भैया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, वो क्या कारण थे कि लीग ऑफ नेशंस विफल रहा? बहुत सारे मुद्दों पर वो विफल रहा था। जैसे 1931 में एक आपका मुद्दा था, जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया था। क्या बोलेंगे? 1931 में क्या किया? जापान ने मंचूरिया पर अटैक। जापान और मंचूरिया अटैक हुआ आपका। तो इसको, इसमें क्या है, मध्यस्थता करनी चाहिए थी, यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल करनी चाहिए थी, जिस चीज़ के लिए बना है वही इसका काम है। लेकिन इसमें इसने चुप्पी साध ली, चुप्पी साध ली। आपका 1935 का दुनिया में बहुत चर्चित एक वॉर है, इटली और इथोपिया का। इटली और इथोपिया, इटली और इथोपिया। इटली ने क्या किया? इथोपिया पर आपका अटैक कर दिया, इथियोपिया पर। इथोपिया, जिसको हम इथियोपिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या रहा, ये आपका इसने कोई पार्ट प्ले ही नहीं किया। 1938 जर्मनी ने राइनलैंड पर अटैक कर दिया। जर्मनी ने किस पर अटैक किया? जर्मनी ने जो राइनलैंड क्षेत्र था, राइनलैंड को अपने कब्जे में कर लिया, राइनलैंड पर कब्जा। तब भी ये क्या रहा, मूक बना रहा, कुछ नहीं इसने किया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो आप जानते ही हो, 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था। तब भी क्या है, एकदम से निष्क्रिय हो गया। तो ये जिस काम के लिए बनाया गया था वही काम इसने नहीं किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर अटैक के साथ में ही। तो लीग ऑफ नेशंस को आप कैसी संस्था मानेंगे, सफल या विफल? बस इतना बता दीजिए, आंसर हम समझ जाएंगे हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे। तो यानी कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया तो क्या हुआ फिर? फिर बनता है यूएनओ।
24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों ने साइन किया। कितने देशों ने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। तो 50 देशों ने कहा कि भाई भविष्य में जो है हम यूएन के साथ संधि करते हैं और उसके जो भी आपका संधि और शर्तें होंगे उनको पालन करेंगे। इस पे हस्ताक्षर होने के साथ में हुई, और ये हस्ताक्षर सब हुए सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। जो यूएन को नाम दिया था, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इन्होंने कहा इसका नाम होगा यूनाइटेड नेशंस। बात क्लियर है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 हुआ। उसके बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। इसीलिए यूएन डे कब मनाया जाता है? यूएन डे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो ये दिन क्या है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की इसमें स्थापना हुई, इसीलिए इसको कहते हैं यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। फटाफट से आंसर करें, कितने देशों ने साइन किए कि भाई अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो अब भविष्य में हम नहीं लड़ेंगे? तो मुझे बताओ, क्या यूएन थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक पाएगा? आप क्या कहते हैं? आपकी क्या समझ है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर को ये रोक पाएगा? आप कहेंगे नहीं। 50 देशों में भारत भी था, इसमें भारत भी शामिल था क्या? शुरुआत में भारत भी शामिल था। 51वां देश देर से साइन किए थे पोलैंड ने, और 51th कंट्री बनी थी इसमें पोलैंड। ओके। यूएन के वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ें, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 5 चीजें लिखिए किनारे पर। एक तो आप किसी भी संगठन का जो स्थापना वर्ष है उसको नहीं भूलोगे, इस्टेब्लिशमेंट ईयर नहीं भूलना है। उसका हेडक्वार्टर आपको नहीं भूलना है। उसके सदस्य कितने हैं ये नहीं भूलने हैं आपको, सदस्य। और साथ में उसके हेड कौन है वर्तमान में। और अन्य कोई अतिरिक्त जानकारी होगी तो हम आपको बता देंगे कि ये बहुत पूछी जाती है। थम्स अप करिए जी भैया, हम इसको फोकस पर रखेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यूएन के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 193। 193वां देश बना था साउथ सूडान, ठीक है, 2011 में। उसके बाद से कोई देश नहीं बना। भैया देश कैसे इसमें बनते हैं हम अभी आपको आगे चल के बताएंगे ये बात। मुख्यालय इसका कहाँ पर है यूएन का? ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आइलैंड है, वहां पर ये स्थित है। इसके लिए जमीन रॉकफेलर एक आपका उद्योगपति व्यक्ति थे जिन्होंने दान दी थी। इसका जो साथी आपका फ्लैग, ये क्या बोलोगे, आपका मुख्यालय जो है, मुख्यालय, ये मुख्यालय हेडक्वार्टर बन के तैयार हुआ 1952 में। तो 1945 में तो संगठन बना। तो मुझे बताइए हेडक्वार्टर कितने वर्षों के बाद में बना? हेडक्वार्टर कितने वर्षों के बाद में बना है? तो आप कहेंगे 7 वर्ष के बाद में यूएन का अपना हेडक्वार्टर तैयार हुआ न्यूयॉर्क में मैनहट्टन आइलैंड पर, जो जमीन दी थी रॉकफेलर ने। ओके। ये यहाँ पर अब पिक्चर को देखिए जरा, ये क्या है? ये यूएन का साथी आपका फ्लैग है। जो किनारे पर आपको दिख रही हैं लीव्स, ये ऑलिव लीव्स है, यानी जैतून की पत्तियां हैं। बीच में क्या है? ये साथी आपका ग्लोब है, ग्लोब विश्व मानचित्र है। तो संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारों पर कैसी पत्तियां हैं बताइए जरा? जैतून की पत्तियां, पूछ लिया जाता है। बीच में ग्लोब है, विश्व मानचित्र है। और 20 अक्टूबर 1947 को यह ध्वज प्रतीक बना था। यानी कि जब 1945 में यूएन की स्थापना हुई थी तब उसके पास अपना फ्लैग भी नहीं था। फ्लैग भी 2 वर्षों के बाद में आया। हेडक्वार्टर उसके पास 7 वर्षों के बाद में आया। ओके, बोलेंगे भाई फटाफट से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट से। इतनी बात में कोई इशू तो नहीं? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल नहीं, ऑलिव ट्री, ऑलिव लीव्स। अब देखिए, कोई भी संगठन है तो वहां पर कुछ भाषाएं होती हैं। जैसे भारत में कोई काम होता है तो किन्हीं भाषाओं में होता है। ऐसे ही आपसे पूछे यूएन में कौन सी भाषाएं हैं जो वहां पर काम होता है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच ये वहां पर क्या है आपका, जिन भाषाओं में साधारणतः वहां काम होता है। लेकिन अन्य लैंग्वेजेस को भी उन्होंने आपका रिकॉग्नाइज कर रखा है यूएन में। कौन कौन सी हैं यूएन में? कार्स, इनको बोलते हैं कार्स। एक बार लिखो सारे लोग, कार्स। क्या बोलोगे? चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। चीनी कहाँ की हो गई? जो आपका चाइना की है। अरबी अरब कंट्रीज की जो है साथी। रशियन आपका रूस की हो गई आपका। और स्पेन की स्पेनिश हो गई। बोले कार्स है, क्या है? कार्स। चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, इनको भी रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो क्या क्वेश्चन बनाता है यहाँ एग्जाम में? एग्जामिनर लिखेगा निम्नलिखित में से कौन सी यूएन द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। तो इन 4 के अलावा क्या करेगा? एक ऑप्शन डाल देगा, एक ऑप्शन डाल देगा कोई अलग।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1973 में अपनाई गई एक प्रस्ताव में अरबी को आधिकारिक भाषा के रूप में जोड़ा था, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बनाया था। और 1983 में इसको सिक्योरिटी काउंसिल की भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। 1973 1983 कभी नहीं पूछा जाएगा, जर्नल जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, भाई कोई एक संगठन काम कर रहा है तो संगठन जो काम करेगा उसका एक कोड होगा स्पेशल, यानी उसके नियम कहीं पर लिखे होंगे, प्रोसीजर कहीं पर लिखे होंगे। जैसे हमारा देश संविधान से चलता है तो संविधान लिखित रूप में एक प्रोसीजर है कि भी चीजें इस तरह से होंगी, कोई दिक्कत। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है उसमें टोटल चैप्टर है 19 और कुल आर्टिकल हैं उसमें 111, यानी कि 19 अध्यायों में बटा हुआ है और आपका 111 अनुच्छेदों में बटा हुआ है। 111, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे नहीं भैया छोटी सी बात है। संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं? हर एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं? यूएन के कितने ऑर्गन हैं? यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन हैं? तो ऑर्गन कितने बोलते हैं? इसके अंग जो होते हैं वो 6 हैं। पहला इसका अंग होता है महासभा अर्थात जनरल असेंबली, दूसरा होता है इसका सुरक्षा परिषद अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट है और एक सेक्रेटरीट है। तो कुल मिलाकर के कितने ऑर्गन हैं? तो इसमें से क्या क्वेश्चन बना लेता, निम्नलिखित में से कौन सा यूएन का अंग नहीं है? तो इन 6 के अलावा कोई एक नाम दे देगा। आंख बंद करिए, क्या बोलेंगे भैया? महासभा हो गया यानी कि जनरल असेंबली हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया अर्थात आपका सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गई आपकी, एक प्रन्यास परिषद अर्थात ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई आपका, और एक आपका क्या बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, और सिक्स्थ वन है सचिवालय अर्थात सेक्रेटरीट हो गया। तो कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन है, ओके 6 ऑर्गन है। लेकिन प्रन्यास परिषद क्या बोलेंगे 1994 से इसने कार्य करना बंद कर दिया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कितने ऑर्गन है, तो 5 लिखने की भूल मत कर देना, अभी उसको डिसमेंटल नहीं किया गया है। क्या बोलेंगे? अभी उसको डिसमेंटल नहीं किया गया है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 6 ही रहेगा, 6। सचिवालय, इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। देखियो क्या बोला, परंतु अगली लाइन पढ़ना ध्यान से, परंतु अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। अब देखिए जनरली हमको पता होता है कि भाई यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हम कहेंगे न्यूयॉर्क। लेकिन कभी एग्जाम में हम जाते और क्वेश्चन आ जाता सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहां पर है, तो हम गच्चा खा जाते। या पूछ लेता प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद कहाँ पर है, तो भी आप कंफ्यूज हो जाते कि भी प्रन्यास परिषद का, यार ये तो हम तो जाने नहीं। तो आपको याद रखना यूएन के जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। ओके बॉस, बात क्लियर है? छोटी सी बात है। अब इनके बारे में जानना है थोड़ी थोड़ी जानकारी। जो महासभा आया पहला, जनरल असेंबली, जो यूएन के ज्यादातर काम है वह महासभा द्वारा ही किए जाते हैं। यूएन के जितने भी काम है जरा देखेंगे, डेली के काम को छोड़ के क्या होता है, इसको बोलते महासभा अर्थात विश्व की लघु संसद। अच्छा मुझे बताइए संसद हमारे देश में क्यों है? आर्टिकल 79 में जो संसद आप पढ़ते हैं वो क्यों है हमारे देश में? आप कहेंगे भैया वो फॉर लॉ मेकिंग है, वह कानून निर्माण के लिए एक संस्था है कि कानूनों का निर्माण वहीं से होगा। इसी तरह से यूएन के जो नियम हैं उन सब का निर्माण भी कहाँ पर होगा, उसके कानून का निर्माण वो महासभा में होगा। और यूएन पूरी दुनिया के लिए एक संगठन है, इसीलिए उसको विश्व की लघु संसद कह दिया गया। ओके, प्रत्येक देश इसमें क्या बोलता है, कभी भी जब इसकी मीटिंग्स होती हैं तो हर देश से 5 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। जैसे कि मुझे भेज दिया, ठीक है, और 4 आप में से हो गए, हम 5 गए। लेकिन हम पांचों में से क्या बोलेंगे, वोट हमारा सिर्फ कंट्री का होगा। तो 193 वोट ही होते हैं, एक कंट्री का एक वोट होता है। आप कहें भैया 4 लोग जा सकते हैं क्या? हाँ चले जाओ। 3 जा सकते हैं? हाँ चले जाओ। 2 जा सकते हैं? हाँ चले जाओ। मैक्सिमम 5 जा सकते हैं वहां पर, क्योंकि आपके रहने वहने की व्यवस्था कराएंगे, वो सब कुछ है। लेकिन किसी भी एक इशू पर आपका वोट काउंट कितना होगा? 1 होगा। क्या बोलेंगे, प्रत्येक देश 5 रिप्रेजेंटेटिव तो भेज सकता है, लेकिन वोट काउंट कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। बैठक इसकी होती है हर साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक। आपको ये याद नहीं करना है, ठीक है, याद नहीं करना है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक आपका 21 क्या होते हैं आपका, 21 होते हैं वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष होते हैं, और 7 इसमें जो कमेटीज है उनके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन उन सब का चुनाव भी कौन करेगी? महासभा करेगी। तो चुनने का काम कौन कर रही है? महासभा, चुनने का काम।
ठीक है, ये भी याद रखना ना रखना आपकी बात है। भाई यूएन है, यूएन काम कर रहा है दो देशों के बीच में या दुनिया के देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। तो वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी होती है, अपनी फोर्स भी होती है। जैसे आपका लीग ऑफ नेशंस विफल रहा था, उसके विफल होने का कारण भी ये था कि उसके पास अपनी कोई स्थायी सेना नहीं थी, फोर्स नहीं थी। यूएन के पास में है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। ठीक है, इंडिया वो पीओके वाले एरिया में वहां पर भी वो लोग रहते हैं, बहुत जगह पे वो दुनिया में है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो जब इतना बड़ा संगठन काम कर रहा है, उसके ऑफिसेज होंगे, उसमें काम करने वाले लोग होंगे, उन सबके खर्चे होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी भैया बिल्कुल, एक्सपेंडिचर्स तो होंगे ही होंगे। तो जो खर्चे हैं यानी कि उन सब के लिए एक बजट तैयार होगा, तो कौन तैयार करेगा? वो बजट भी तैयार करता है आपका कौन? आपका महासभा। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश हुआ जाता है। महासचिव हम अभी जानेंगे थोड़ी देर में, महासचिव क्या होता है, सर्वोच्च पद है यहाँ पर। जैसे कि अभी देश कितने यूएन में, फटाफट आंसर करें। यूएन में देश तो आप कहेंगे 193 है। और नया सदस्य कोई भी शामिल करना है यानी 194वां सदस्य, तो यूएन करेगी। ठीक है, यूएन कोई भी जो महासचिव बनना है, उस महासचिव को कौन चुनेगा? आपका महासचिव को चुनेगी भैया आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली अर्थात महासभा। लेकिन उसके लिए रिकमेंडेशन देती है सुरक्षा परिषद। ठीक है, और अभी जो महासभा काम करती है उसमें भी जो प्रमुख होते हैं, अभी महासभा के 80वें प्रमुख कौन बनी है? जिनका फोटो लगा हुआ है, ये दीदी बनी है, एना लेना बेयरबॉक। ये जर्मनी की विदेश मंत्री हैं और आपका वेस्ट यूरोप से इस पोस्ट पर पहुंचने वाली है, फर्स्ट फीमेल है, फर्स्ट फीमेल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एक बार आंख बंद करके मेमोराइज करिए कि हमने क्या बताया, महासभा के क्या कार्य हैं। नया सदस्य कोई भी आएगा, बजट बनेगा, महासचिव को नियुक्त किया जाएगा, आपका महासचिव को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, और आपका जितने भी बैठक वगैरह ये सब देखता है महासचिव। बस डेली के काम छोड़ के, क्योंकि डेली का जो वर्क फंक्शनिंग होगा ना, जैसे अब हम जहाँ से क्लास ले रहे हैं तो ये एक ऑफिस है, इस ऑफिस में एक काम डेली का होता है। एक काम ये होता है कि इस ऑफिस में नीतियां तय होती हैं बैठ करके कि भाई किन प्रोटोकॉल्स पर ये संस्था चलेगी, स्टूडेंट्स के लिए क्या करेगी, जो अपना जो इनकम होगी उसका कितना स्टूडेंट वेलफेयर पर जाएगा। जैसे कि आज संस्था में प्री मेडिकल है बच्चों का, तो प्री मेडिकल के लिए लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चे आ जाएंगे 3 दिन में। उनका रहना खाना, जो मेडिकल किट्स हैं, ठीक है, जो भी लगेगी, जो डॉक्टर्स की टीम लगेगी, जो भी इक्विपमेंट्स उसमें लगेंगे, वो उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस एक बच्चे के लिए। क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचा, उसने हमको साबित करके दिखाया कि मैं एक अच्छा मार्क्स लेके आया हूँ, तो कल को वो कहीं ऐसा ना हो कि वही मेडिकल में रह जाए। तो ये हुआ नीति निर्माण। लेकिन डेली का काम जो होगा वो सेक्रेटरिएट देखेगा। डेली का काम कौन देखेगा? डेली का काम कौन देखेगा? सेक्रेटरिएट, सचिवालय। लेकिन बड़े काम कौन करेगा? वो महासभा करेगी। ठीक है, महासभा। इससे दूसरा अंग कौन सा है? दूसरे अंग का नाम है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। इसको बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। पुलिस का क्या काम होता है दुनिया में? पुलिस कैसे रखती है लोगों को? डरा के धमका के? प्यार से रखती है कि डरा के धमका के रखती है? तो भैया ऐसा ही समझ लो तुम, यही है सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या है, टोटल 15 देश हैं। टोटल इसमें 15 देश हैं, और उन 15 देशों में क्या है आपका, एक चुने जाते हैं आपका इसमें अस्थाई सदस्य यानी कि टेम्पररी मेंबर्स। जो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं, टेम्पररी मेंबर्स क्या होते हैं आपका, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है आपका 10। कितनी है? 10। और टेम्पररी मेंबर जो चुना जाता है वो चुना जाता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और इसका जो चुनाव करती है वो करती है महासभा। पूरे जो 193 सदस्य हैं उनमें से 2/3 बहुमत जाएगा भी किसको अस्थायी चुना जाए। और अस्थायी सिर्फ फिक्स रहेगा कितने के लिए? 2 ईयर्स के लिए। आपको एक डेटा याद रखना है, टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से अस्थायी 10 होते हैं और स्थायी होते हैं 5। तो स्थायी तो हमेशा के लिए हैं, वो तो बदले ही नहीं जाएंगे। तो क्या बोलेंगे? ये ABCFR। बोलो एक क्या है? इसको बोलते ABCFR। ABC फिर से ABC, ABC फिर से ABC, ABC फिर से ABC। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, और आपका क्या बोलेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रूस, ये FR हो जाता है। तो 5 तो हो गए ये आपका स्थायी सदस्य। अस्थायी कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। क्या भारत स्थायी सदस्य है? इनमें शामिल है? पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? तो नाम दे देगा, एक अलग से नाम लिख के दे देगा आपको। तो भारत कैसा है?
भारत है टेम्पररी। लेकिन क्या टेम्पररी हमेशा के लिए होता है? तो भारत 8 बार चुना जा चुका है। कितनी बार चुना जा चुका है? 8 बार चुना जा चुका है। ठीक है। सबसे ज्यादा बार कौन चुना गया है बताइए? जापान। 12 बार जापान चुना जा चुका है। ठीक है, 12 बार। ओके। अब यहां पर एक मेजर लाइन को देखिए। इनके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है, निषेध शक्ति। हमने राष्ट्रपति की वीटो पावर आपको बताया था कि वह चाहे तो किसी चीज पर रोक लगा सकता है। जैसे यूएन में कोई एक मुद्दे पर बात हुई कि भाई अब G4 कंट्रीज हैं। G4 समझते हो? जर्मनी है, जापान है, आपका भारत भी उसमें शामिल है। तो G4 कंट्रीज जो हैं ये कह रही हैं कि भाई हमको भी स्थायी सदस्य बनाओ, स्थायी सदस्य बनाओ। स्थायी सदस्य जर्मनी है, जापान है, ब्राजील है। इसमें कौन कौन है? जर्मनी भी कह रहा भाई हमको भी बनाओ, जापान भी कह रहा हमको बनाओ। ठीक है, जर्मनी, जापान, ब्राजील भी ये कहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं कि भाई भारत को शामिल किया जाए इसमें? क्योंकि हम इकोनॉमी में बहुत आगे हैं। हम दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अगर पूरी दुनिया की अगर हम बात करें या यूएन में जो कंट्रीज़ है उनकी बात करें तो 18% पॉपुलेशन हमारे पास में है। बहुत बड़ा मार्केट हमारे पास में है। भारत ने हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए काम किया है। कभी भी दो देशों के बीच में झगड़े का कारण भारत नहीं बना है। नाम पॉलिसी पर भारत चला है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन को, नीति को हमने आपका पालन किया है। और आप जानती है हमारा देश शांति को पसंद करने वाला देश है, शांति प्रिय देश है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस किसके हैं? तो उपद्रव ही है। ठीक है, उपद्रव कर देता था। जापान भी इसी तरह से इन्फ्लुएंस रहता है, किसी न किसी बहुत कब्जे करे हैं जापान ने भी दुनिया में। लेकिन ब्राज़ील और भारत की तुलना करें तो भारत को क्या बोलेंगे, ज़्यादा चांसेस हैं वो मिलने के। लेकिन कौन नहीं मिलने देता? कौन नहीं मिलने देता बताइए? चाइना। क्योंकि इन किसी भी एक चीज को कंसीडर करने के लिए इन पांचों का यस जरूरी है। क्या जरूरी है? इन पांचों कंट्रीज का वीटो का मतलब है इन पांचों की यस मिलेगी तो काम होगा। किसी एक ने भी नो बोल दिया तो वो चीज प्रोसीड नहीं की जा सकती है। तो वीटो पावर समझ गए? थम्स अप करिए। यानी कि अगर सहमति नहीं दी तो ये निषेध शक्ति हो गई और वह कार्य होगा ही नहीं। किसी भी प्रपोजल पर काम करने के लिए सकारात्मक कोई भी डिसीजन आएगा तो 15 में से 9 सदस्यों का यस होना जरूरी है। और इन 9 में से 5 कौन होंगे? 5 होंगे जो परमानेंट है। भाई 5 जो आपका परमानेंट मेंबर है उनका तो यस चाहिए ही चाहिए। एक ने भी नो कर दिया तो बात बनेगी नहीं। अब 5 तो यहाँ हो गए और 4 कहाँ से ले लेते हैं? 4 ले लेते हैं आपका कहाँ से? जो टेम्पररी कंट्रीज है, टेम्पररी से। तो इस तरह से मिला के 9 होते हैं। ये 5 तो होने जरूरी हैं पॉजिटिव डिसीजन के लिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया था। 2021 से 2022 तक 2 साल के लिए ही चुना जाता है। सबसे ज्यादा बार कौन बना है टेम्पररी मेंबर? वो बना है जापान। ठीक है, जापान बना है। ठीक है, यहां पर देखना जुलाई 2025 के लिए पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा भैया, इन सब का कोई अध्यक्ष भी होता है? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको मंथ वाइज चुन लिया जाता है। हर महीने एक अध्यक्ष रहता है इन सब देशों में, 15 में से मंथ वाइज रहता है, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ जाता है। तो इस बार जुलाई के लिए कौन रहा था? पाकिस्तान रहा था। वो आपको बहुत जोर से देने, दुनिया में बहुत बात भी उठी कि ये लोग आतंकवाद के पक्षधर लोग हैं और यूएन जैसी संस्था में तुम इनको जो है अध्यक्ष बना रहे हो। पुलिसमैन दुनिया की जो संस्था है उसका अध्यक्ष, चोर को बना रहे हो तुम, जो दुनिया में झूठ सिर्फ फैलाते हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और जो शांति भंग का काम हमेशा करते हैं, उनको तुम यहाँ पर शक्ति देने का काम कर रहे हो। ओके, लेकिन आपको याद रखना है भारत कितनी बार? 8 बार, जापान 12 बार। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है जिसमें सदस्य 54 हैं। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। बैठक वर्ष में 2 बार होती है। कुछ भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस नाम याद रखें, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। एक हमने आपको बताया सचिवालय, इसका जो चीफ होता है उसी को बोलते हैं महासचिव, सचिवालय का। और जो ये कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए महासचिव को चुना जाता है। और सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट का काम होता है, सेक्रेटरिएट का काम होता है जो आपका यूएनओ है उसके जो डे टू डे वर्क होता है, यानी कि उसका जो डेली वर्क है उसको कौन करेगा? वो सचिवालय करता है। और सचिवालयों में टॉप पोस्ट कौन है? महासचिव, महासचिव। ठीक है, और इसको यूएन की भी टॉप पोस्ट कहा जाता है। तो जैसे भाई महासचिव कोई संस्था चलानी है तो उसमें टॉप पोस्ट बना दी कि महासचिव होगा।
तो जो महासचिव है यानी कि जो आपका जनरल सेक्रेटरी है, वो जब 1945 में इस संगठन को बनाया जा रहा था, तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनरल बनाए गए थे ग्लैडविन जेव। ये क्या थे? एग्जीक्यूटिव है। और एसएससी ने कई बार पूछा है कार्यकारी नाम दे के ही, एग्जीक्यूटिव नाम देकर ही। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, एग्जीक्यूटिव नाम देकर ही। ओके, लेकिन आपसे पूछा जाएगा यूएन के पहले महासचिव कौन थे? वो थे त्रिगवेली। क्या बोलेंगे? त्रिगवेली, त्रिगवेली थे पहले आपका। त्रिगवेली कौन थे आपका? त्रिगवेली बोलेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत शानदार। वो याद रखेंगे, पहले थे। बहुत बढ़िया जी। एक बच्चे ने लगातार लगभग 33 मिनट हो चुके हैं क्लास को चलते हुए, और 7 पे क्लास शुरू हुई, तो 33 - 7 कितना हो गया है? 70। इतनी इतनी देर में कैलकुलेशन होती है? 26 मिनट से उसने बस उस पर एक बात है, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दे दिया? मोदी जी से पूछो जाके। बताओ जी। दूसरे थे डैग हैमरशोल्ड, ये स्वीडन के थे, एक शांति समझौते के लिए जा रहे थे, लेकिन इनका प्लेन क्रैश हो गया, हवाई दुर्घटना में मौत हो गई। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यूएन के किस महासचिव की हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी? और देखिए, जब हम आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ाएंगे तो हम एक बात बताएंगे, इस पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत सिर्फ 2 व्यक्तियों को मिला है, सिर्फ 2 व्यक्तियों को। 1931 में एक व्यक्ति थे एरिएक्सल, और 1961 में दूसरे पर्सन यही थे आपका डैग हैमरशोल्ड। इनकी डेथ हुई 1961 में, और उसी वर्ष में इनको नोबेल भी मिला था पोस्ट्यूमसली कैटेगरी में, मरणोपरांत, मरने के बाद में। 2 ही पर्सन में से ये एक है, तो डैग हैमरशोल्ड जिनकी डेथ हुई थी। यूथांट, ये म्यांमार के थे, तो पहले एशियाई व्यक्ति थे जो महासचिव बने थे। वाइल्डहाइम और जेवियर कोयार आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बुतरस घाली पहले अफ्रीकन व्यक्ति थे जो महासचिव बने थे। कोफी अन्नान बहुत चर्चित रहे थे घाना के, इन्होंने कोफी अन्नान फाउंडेशन बनाया था, इन्वेंशन बुक लिखी थी, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे कोफी अन्नान उस टाइम पे। बानकी मून रहे थे। और अभी रिसेंट में कौन है ये याद रखने हैं आपको, अभी रिसेंट में कौन है? एंटेनियो गुटेरस। किस देश के हैं उनका देश भी याद रखना है। वर्तमान में कौन है? एंटेनियो गुटेरस, एंटेनियो गुटेरस। ओके, और ये पुर्तगाल के हैं, और ये वर्तमान में महासचिव है, महासचिव है। ये इनके अंक नहीं दर्शा रहे हैं कि इनका नंबर है, याद रख लेना, हम आपको फिर से मेमोराइज करा देते हैं। ये इनके अंक नहीं दर्शा रहे हैं, अंक नहीं दर्शा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापना 3 अप्रैल 1946 को। इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल कोर्ट की 3 अप्रैल 1946 को। देखिए दोस्तों, हम आपको सिर्फ एक बात कह सकते हैं। अब हम एक बच्चे का कमेंट देख रहे थे कि भैया इसके लिए आवाज़ उठाइए, उसके लिए आवाज़ उठाइए। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, क्या सरकारें नहीं जानती हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या मोदी जी को नहीं पता है कि बच्चों की समस्याएं क्या हैं, क्या हल होना चाहिए? आप यूपी में, हम बैठे हुए हैं, यूपी के बच्चों की क्या समस्याएं हैं, मतलब एक राजा को पता होना चाहिए या नहीं? राजा विक्रमादित्य रात को शॉल ओढ़ के निकलते थे, भेष बदल के। वो ये देखते थे कि मेरे राज्य में किस घर में धुआं उठ रहा है या नहीं। धुआं उठ रहा है का मतलब उस घर में चूल्हा जल भी रहा है या नहीं जल रहा है। अच्छा, चूल्हा अगर जल रहा है तो ठीक है, अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो क्या कारण है? तो राजा सुपरवाइज कर सकता है सभी चीजों को या नहीं? हम सबको लगता है कि हम अपनी बात जो पहुंचा रहे हैं तभी बात उन तक पहुंच रही है। दरअसल में बहुत दबाव में वो कई बार चीजों को मान लेते हैं, और बहुत दबाव में कई बार होने के बावजूद भी चीजों को नहीं मानते। होता है ऐसा, उनको लगेगा इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, अभी जल्दी में इलेक्शन है तो मान लेंगे, नहीं है इलेक्शन तो कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस की एक बात बताओ, क्या पता होता है इन लोगों को? नहीं पता होता कि छात्रों को रोजगार की जरूरत है। बहन बेटियां, हम लोग ये कहते थे उनके लिए टीचिंग फील्ड सही है, वो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लें। लड़कियों के लिए पुलिस सुरक्षित नहीं है, और पुलिस के लिए भी सही कहते थे। अभी देखिए लड़कियों का, आपने देखा होगा ट्रेनिंग ग्राउंड पे, लड़कियां पानी पीने के लिए मांग रही हैं तो उनके इंस्ट्रक्टर उनको गालियां दे रही हैं। गोरखपुर ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो आया ना, सभी लड़कियों ने, 600 लड़कियों ने कहा कि हमारे साथ यहाँ पर ज्यादती की जा रही है।
तो राजा का दायित्व क्या है कि वो जो लोग संतुलन बनाने के लिए हैं, जो अधिकारी वर्ग है, उसको ठोस निर्देश दे कि भाई बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, ये इस प्रदेश की सेवा करने वाले बच्चे होंगे। तो लड़कियां पुलिस में जाएं तो भी परेशान। अब लड़कियों के लिए सेफ जोन जो तुम कह रहे हो टीचिंग में, उसकी वैकेंसी ही लड़कियों को ना निकले, तो जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार टीचर्स हैं या फिर गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है? तो आप कहेंगे सरकारें इसकी जिम्मेदार हैं। और ऐसा नहीं होता, हर सरकार पर वो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हर सरकार में ऐसा ही होता है, लगभग ऐसा ही होता है। तो आपको समझना चाहिए कि भाई एग्जाम सेंटर आज बच्चों के दूर भेजे जा रहे हैं। एक बच्चा है, गरीब घर का बच्चा है ना? अपने भाषण में सब कह देंगे गरीबों के नाम पे कि हम गरीबों के साथ में हैं। हकीकत में दोस्त, शायद मुझे नहीं पता आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे, या आपने वो व्यवस्थाएं या उस तरह की परिस्थितियों को देखा है या नहीं देखा। आज हमारा जो ये नॉर्थ इंडिया के, हम पूरे इंडिया की बात करते हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्दर्न स्टेट, राजस्थान से लेके बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे बच्चे सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं जिनके घर में सुबह जो व्यक्ति काम पर निकला है, अगर वो शाम को पैसे लेके नहीं आएगा तो उन लोगों के घर पे खाना नहीं बनेगा। ये वास्तविक हकीकत है और ये सत्य है एकदम। बहुत बड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं कि ऐसे एक दो लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास सुविधाएं हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, फादर साहब की गवर्नमेंट जॉब है या खेती है एक ठीक सी, ऐसे बहुत कम लोग हैं। लोगों को जूझना पड़ रहा है, ऐसे में उनका एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट भेज देती है कि ठीक है तुम 1,000 किलोमीटर जाओ। उस बच्चे के पास जरूरी नहीं है टिकट्स के पैसे हों, वो टीचर्स के कोर्सेज भी खरीद रहा है, वो यूट्यूब के लिए नेट का रिचार्ज भी उसको करवाना है, ठीक है, उसको बुक्स भी खरीदनी है, भाई कैरियर बनाने के लिए जरूरी है। अब उसको एटलीस्ट जो राहत दी जा सकती है, भाई मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं यार यूट्यूब पे पढ़ा देता हूँ, ठीक है, एक वर्ग को राहत मिल जाएगी। कोई तो एक वर्ग होगा जिस तक मेरा वो रिवॉल्यूशन पहुंचेगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे राहत प्राप्त करने वाला कोई तो वर्ग होगा, और नहीं तो उसको पेड में भी पढ़ाया जा सकता था। तो ऐसे ही सरकार को भी विचार करना चाहिए कि नहीं यार, इस इतना दूर सेंटर भेजोगे तो महंगा किराया होगा, महंगा फेयर होगा, और हिसाब से ही सेंटर भेजे जाएं। जो सरकारें बात करती हैं कि भाई हम किसानों के पक्ष में हैं, मजदूरों के पक्ष में हैं, पिछड़ों के पक्ष में हैं, उनको उनका दर्द समझना चाहिए। उनका दर्द समझ के उनको समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं प्रभावित होते हैं। इतनी बात है, वो हमारे सोचने से नहीं होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा उसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर हमने क्या बताया? बाकी सभी के हेडक्वार्टर कहाँ, वापस क्लास पे आएंगे। बाकी सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हमने आपको बताया? न्यूयॉर्क में बताया, न्यूयॉर्क में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हमने आपको बताया? हेग, नीदरलैंड में। तो ये 1945 में जब यूएन बना था तब नहीं बना, ये 1946 में बना। हेडक्वार्टर इसका हेग, नीदरलैंड में है। इसके नियम लिखे हुए हैं, चार्टर 5 है, अनुच्छेद 70 है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या बहुत पूछी जाती है। कितने जज होते हैं? जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट में क्या है आपका, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है और 15 जज होते हैं। भैया घरवाली से यदि झगड़ा हो जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट जा सकते हैं? हाँ या ना? नहीं जा सकते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट फिर किस बात के लिए है? तो इंटरनेशनल कोर्ट इस बात के लिए कि दो देशों के मध्य के किसी भी विवाद को निपटाएगा, यानी कि क्या होगा, डिस्प्यूट्स बिटवीन टू कंट्रीज, उसको साथ ही ये सेटल कराता है। तो न्यायाधीश कितने हैं यहाँ पर? आपका जो दो देशों के बीच में है, तो भैया एक देश के न्यायाधीश यदि ज्यादा हो गए तो वो उसी पक्ष में लेंगे अपने देश का। इसीलिए कहा गया कि कोई भी दो न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं, किसी एक कंट्री से नहीं हो सकते हैं, किसी एक कंट्री से नहीं हो सकते हैं। ओके। अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष भी, ठीक है। कार्यकाल इसका कितना होता है आपका? 3 वर्ष का होता है, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ठीक है। किसका? जो उपाध्यक्ष चुना जा रहा है। लेकिन हमको इस बात पर फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है जो यहाँ पर जज होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में, उनका 9 ईयर्स का टेन्योर होता है। न्यायालय की भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। कोरम, कोरम समझते हैं? कोरम, कोरम
बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोरम क्या होता है? कोरम होता है गण पूर्ति। जैसे लोकसभा का कोरम क्या है? 1/10। राज्यसभा का कोरम क्या है? 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं। यानी कि कोई भी जो कार्यवाही चलेगी जिसके लिए न्यूनतम सदस्य कितने चाहिए। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट की जब कभी भी कार्यवाही शुरू होगी तो उसके लिए 9 जज सिटिंग होने चाहिए, 9 जज होने अनिवार्य हैं। ठीक है। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और आपका कामा पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार। आपको एक काम की बात, कमाल की बात बताएं, फिरोजाबाद सेंटर पे एक यूपी पुलिस ट्रेनिंग में एक साथी तीसरी मंजिल से कूद गया। तो वहाँ जो आरोप लगाए गए हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगाए गए हैं कि वहाँ पर जो आपका शीर्षस्थ अधिकारी है उन्होंने अच्छे से कॉपरेट नहीं किया और उस बच्चे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ये कहा गया है वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो खबरें प्रचारित प्रसारित हुई। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही आपका गोरखपुर में जो गर्ल्स का ये इंसिडेंट था, ये वायरल होता है, ये घटना होती है। तो आपने एक चीज़ देखी, जो फिरोजाबाद वाली चीज़ है उसको थोड़ा दबा दिया गया। सब जगह शेयर ज़्यादातर वो लड़कियों वाली वीडियो हुई। जो लड़का अपनी जान दे चुका है ऊपर कूद करके, जो मर गया, उसकी खबर आपने देखी? क्या वो प्रचारित प्रसारित हो रही है उतनी बड़े स्तर पे? आप कहेंगे नहीं भैया। तो बहुत सारी चीज़ों में आ, हम क्या कह सकते हैं, मतलब सुधार की आवश्यकता है, इतना कह सकते हैं। और उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारें ध्यान दें उन सब एक चीज़ों पर। ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई किसी एक सरकार पर हम प्रश्न चिन्ह लगा दें। सभी सरकारों में अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है ना। तो सभी सरकारों को ही ध्यान देना चाहिए कि यार कुछ गड़बड़ी ना हो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत सपने होते हैं यंग एज में। जब हम जवान होते हैं तो हम हर रोज घुट रहे होते हैं, हर रोज। जब तक आप कामयाब नहीं है तब तक आप हर रोज घुटोगे। हम भी घुटे हैं। जिनकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है वो ज्यादा घुटते हैं हर रोज। और फिर उनको कोई सफलता मिलती है तो वो टिकनी चाहिए यार, वो उनको महसूस होनी चाहिए सफलता कि हाँ हमने उसको प्राप्त किया। उसके सहारे वो ईज पर चले, आसानी पर। ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी को, मैं मतलब, मैं निजी वार्तालाप होते हैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से, कह रहा भैया खाने को नहीं मिल रहा है। बड़ा शौक था इस नौकरी को करने का, आर्म्ड फोर्सेस में है। कह रहे लगातार काम कराए जा रहे हैं भैया, काम कराए जा रहे हैं, ना खाने देते ना पढ़ने देते हैं। जो हमारे अधिकारी हमको गाली और देते हैं, बोलते हैं साले इस चीज के लिए भर्ती हुए थे तुम, खाने के लिए पढ़ने के लिए भर्ती हुए थे, जब बस की नहीं था तो क्यों आए थे? बोलो भैया बहुत गालियां देते हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो वो सैनिक इसलिए नहीं बना है कि उसके पास बहुत सारे संसाधन थे, उसके पास अभाव था चीजों का, इसीलिए वो सैनिक बना है। उसके पास संसाधन होते तो वो भी अमीरों के घर के बच्चों की तरह, वो भी 8-10 साल पढ़ाई करता दिल्ली विल्ली या एसी वेसी के कमरे में बैठ के। यूपीएससी, यूपीएससी उसका नहीं निकलता तो फिर आपका पीसीएस के लिए तैयारी करने लगता, 40 की एज तक नहीं होता तो कुछ भी, तो फिर बिजनेस कर लेता, घर का बिजनेस ज्वाइन कर लेता। उसके पास नहीं है वो चीजें, सही में नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। न्यायालय का कोरम 9 जज का है। कितना होता है? 9 जज का। वापस आएंगे भैया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य का मतलब क्या होगा? 15 में से एक मुख्य होते हैं, जो कि हमने बताया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 3 साल के लिए चुने जाते हैं। तो चीफ पूछेगा तो नगेंद्र सिंह है, नगेंद्र सिंह है। और आपका न्यायालय में जो पहले न्यायाधीश थे, अगर चीफ ना पूछे और सिर्फ जज पूछे तो बैनेगल रामाराव है। वर्तमान में भारत की तरफ से दलवीर भंडारी हैं। और चुनने का काम हमने बताया कौन करेगी? हमेशा महासभा करेगी। आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो नवाब सलाम है, लेबनान के, जिनका फोटो लगा हुआ है साइड में। कौन है? नवाब सलाम है। उपाध्यक्ष आपको याद करने की दोस्त जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे, आगे आएंगे। विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक पर आएंगे साथी, आपका ध्यान से देखें। विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में है। कहां पर है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक, देखिए बैंक का क्या काम होता है बताइए जरा आसान से शब्दों में।
आसान से शब्दों में बताइए कि बैंक का क्या काम होता है। सारे लोगों का आंसर आए, मन में सोचे। तो आप कहेंगे भैया बैंक का कार्य होता है कि जहां जरूरत है धन की, वो धन उसको प्रोवाइड करना, और जिनके पास ज़्यादा धन है उनके धन की जमा स्वीकार करके उनको, उनसे जिन्होंने पैसा लिया उधार, उनसे इंटरेस्ट ले लेना, ब्याज ले लेना, और वो ब्याज उनको दे देना जिनके पास पैसा ज़्यादा था। ठीक है। तो इसकी स्थापना 1944 में हुई। ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन होता है और वहां पर दो बहनें बोलते हैं इनको, विश्व बैंक और आईएमएफ, इनको क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें। दोनों को कहा जाता है ट्विंस। इसको दोनों को जुड़वा कहा जाता है। तो इन दोनों की स्थापना हुई थी यहाँ पे। विश्व बैंक ने काम शुरू किया आपका 1945 में, और इसमें सदस्य कितने हैं, 189। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं भारतीय अजय बंगा हैं। ठीक है, अध्यक्ष आपको याद रखने, अजय बंगा। यह केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की फंक्शनिंग में अंतर यही है कि आईएमएफ किसी को भी डेब्ट दे देगा, वो डेवलप कंट्री को भी, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और डेवलपिंग दोनों को। अच्छा, भारत किस श्रेणी में आता है, भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है? तो आप कहेंगे भारत एक विकासशील देश है। तो भारत यानी कि ऋण किससे लेगा, भारत किससे ऋण लेगा, तो केवल विकासशील देशों को देगा। तो भारत तो आईएमएफ से भी ले सकता है और वर्ल्ड बैंक से भी ले सकता है, क्योंकि आईएमएफ सबको आपका, चाहे विकसित हो चाहे विकासशील। या ये क्या बोलेंगे आपका, अब हम आपसे एक बात पूछें, जैसे आपका अमेरिका को जरूरत पड़े फंड्स की, तो अमेरिका इससे पैसे ले लेगा या नहीं लेगा? तो आप कहेंगे जो ज़्यादातर विकसित देश हैं, जैसे जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, इनको विकसित देश कहा जाता है। तो ये विकसित देश क्या है, ये इससे ऋण नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। क्या होता है, आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। किसका सदस्य बनना जरूरी होता है, आईएफसी का। पहले इसके मेंबर बनो, फिर वर्ल्ड बैंक के। वर्ल्ड बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय समूहों का संगठन है। कितने, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत कितने संगठन आते हैं, 5 संगठन आते हैं। बहुत बार एसएससी ने भी, स्टेट एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस में तो कई बार रिपीट हुआ है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी कहा जाता है। ठीक है, आईबीआरडी। तो इसको बोलते हैं आपका, इसका जो 5 अंग है उनमें से पहला, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनके स्थापना वर्ष और इनके सदस्य नहीं याद करने हैं, हम आपको गाइड कर रहे हैं, नहीं याद करने हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आईबीआरडी, नाम ही बोलें एक बार। इनका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, इसमें फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, इसमें फुल फॉर्म को देखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी। एक हमने बताया आईएफसी का सदस्य बनना जरूरी है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन का सदस्य बनना जरूरी है। एक होता है इसमें आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आपका। और अगला होता है आपका मीगा, यानी मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी होती है, यानी कि इससे क्या हो रहा है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी आपका एजेंसी है। एक होता है इक्सिड, इक्सिड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि दो देशों के बीच निवेश को लेकर के कोई भी विवाद हो गए उसको इक्सिड सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा, इक्सिड। यहां पर एक छोटी सी बात देखना, भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी 4 का है। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत वर्ल्ड बैंक के किस अंग का हिस्सा नहीं है। तो किसका नहीं है, एक्सिड का नहीं है। एक्सिड का क्यों नहीं है भैया, एक्सिड का इसलिए नहीं है क्योंकि मान के चलिए एक्सिड क्या कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को देख रहा है। कोई विदेशी कंपनी जाके चली गई एक्सिड में अपना मामला लेके, तो वो एक्सिड में केस जीत गई, तो उसमें फिर भारत के कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और भारत के कोर्ट यदि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह है। तो भारत ने अपनी संप्रभुता के चलते हुए एक्सिड में क्या किया, एंट्री नहीं ली है, और एक्सिड का मेंबर भारत नहीं बना है, ताकि हमारा कोर्ट प्रोसीजर, हमारी न्यायपालिका है, वो प्रभावित ना हो, उसके डिसीजंस प्रभावित ना हो। ठीक है, तो क्या थे आपका, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक सदस्य है। दूसरा हमने आपको बताया था इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। एक आपका आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। और चौथा क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और पांचवा है क्या, इक्सिड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स।
थम्स अप करिए, याद रखेंगे 5 संगठन है। तो क्या पूछता है, क्वेश्चन बनेगा बहुत अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड बैंक का अंग नहीं है। ठीक है, इनके अलावा कोई एक नाम दे देगा, कोई एक नाम दे देगा। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक को किस नाम से जाना जाता है, आईबीआरडी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली पुलिस 2017 2020 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, विश्व बैंक में कौन पैसा देता है भाई, पैसा कहीं से आता है, देखिए बैंक है आपका, तो बैंक में आप लोग कोई लोन लेते हैं, बैंक से लोन लिया आपने, लेकिन बैंक ने लोन कहाँ से दिया, तो किसी का पैसा बैंक के पास में था, इससे कहता कि भैया आप एफडी कर दो अपने रुपए की, और 10 साल बाद हम तुमको इतना पैसा लौटा देंगे, इतने इससे थोड़ा काट लेते हैं इसकी जेब को थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या, जिनके पास में ज़्यादा पैसा है। तो 16.41% वोट के साथ में यूएसए सबसे बड़ा यहाँ पर साथी शेयर होल्डर है। जापान है, जर्मनी है, यूके है। आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बात याद रखिए, वर्ल्ड बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा किसका है, किसका पैसा सबसे ज़्यादा निवेश है, तो यूएसए का है। ठीक है, बोलेंगे यूएसए का है। सर विकसित और विकासशील देश में क्या अंतर है, कह रहे हैं सर से पूछो। विकसित और विकासशील देश साथी एक शब्द में हम या एक परिभाषा से तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विकसित देश हम उसको बोलते हैं जहां पर व्यक्तियों की बोलते हैं कि जो जीने के लिए जो सुविधाएं हैं वो उसके पास में बहुत अच्छे से हों। प्रति व्यक्ति आय भी एक पैमाना होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य भी वहाँ पर एक पैमाना होता है। ठीक है, वहाँ की शिक्षाओं का मूल्य भी देखा जाता है, वहाँ पर आपका शिक्षा स्वास्थ्य से लेकर के आपका इन सब चीज़ों को काउंट करके एक अगर हम बात करें तो बात की जाती है कि इन कौन सी कंट्रीज हैं जो प्राप्त कर चुके हैं, जो आपका इन क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं, जो बहुत कर्ज में नहीं है। ठीक है, बाकी देशों के तरह वो क्या है, ऋण में दबे हुए नहीं है, डेब्ट का शिकार नहीं है, जैसे भारत है, चाइना है, हम हमारे ऊपर बहुत कर्जे हैं। तो हम कैसे हैं, अभी हम विकास की तरफ चल रहे हैं, विकास की तरफ, जो विकास की तरफ चलता है उसको बोलते हैं विकासशील। तो भारत अभी विकसित नहीं है, हम विकास की तरफ चल रहे हैं। ओके, बात क्लियर है। आईएमएफ किसकी जुड़वा बहन है आपका, आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक का। तो आईएमएफ 1945 में 29 देशों के साथ शुरू हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, आपका वॉशिंगटन में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, ये लिखा हुआ देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्होंने आईएमएफ ने अपनी एक करेंसी बना रखी है जिसको बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। क्या बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है, आप लिख ले हिंदी में भी, एचडीआर, विशेष आहरण अधिकार इसको बोलते हैं, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार। और क्या बोला था हमने, ये सबको पैसा देता है, तो यानी कि डेवलप को भी देगा, डेवलपिंग को भी देगा। विशेष आहरण अधिकार जो है, जिसको गोल्डन पेपर कहा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि अपनी डीलिंग्स के लिए जो गोल्डन पेपर का इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सी मुद्राएं शामिल है, तो एक तो यूएस का डॉलर है इसमें, जिनके साइन होते हैं अपने। ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड है आपका, डॉलर का साइन देखा है आपने सब लोगों ने या नहीं देखा, डॉलर का, पाउंड भी आपने देखा होगा। ठीक है, गलत बना दिया हमने, पाउंड देखा होगा आपने साइन, ऐसे घूम के और ऐसे आता है। रेनमिन भी हो गया जापान, येन भी आपने देखा होगा, येन होता है। यूरो आपने देखा होगा, यूरो, तो ये यूरोपियन यूनियन का है। तो ये चाइना की रेनमिन भी, तो ये 5 है। आंखें बंद करिए एक बार, डॉलर है इसमें, पाउंड है, चाइना का रेनमिन भी है, जापान का येन है, और यूरोपियन यूनियन का यूरो है। इन सब से मिलके क्या बनती है आपका गोल्डन पेपर। और इन करेंसीज को कौन आपका मान्य करता है, ये करेंसी आईएमएफ मान्य करता है। ठीक है, आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। पहले आईएमएफ का सदस्य बनो तब आईबीआरडी के सदस्य बनोगे। इसकी प्रमुख है क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा प्रबंध निदेशक भी हैं इसकी। आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक एक भारतीय रही, गीता गोपीनाथ। ये जनरल इंफॉर्मेशन है। कितने सदस्य हैं आईएमएफ में, 191, इसको नहीं भूलना है, लिंकेस्टीन, बाकी सब भूल सकते हो। क्या बोलेंगे, 191वां सदस्य कौन बना है, लिंकेस्टीन बना है। बहुत सारे साथी अतिरिक्त बात करते रहते हैं, दोस्त मत करिए। ठीक है, मत करिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे कुछ पद हैं, तो ये पद क्या, हम इसको क्यों महत्वपूर्ण नहीं बता रहे, ये पद कभी भी बदल सकते हैं। तो कभी भी पद बदलेंगे तो आप थम्स अप करके हमें बताइए कि भैया करंट अफेयर्स से हम जुड़े हुए रहते हैं, मुझसे भी ज़्यादा आप उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो कभी भी कोई अपने पद को छोड़ेगा या नया पद ग्रहण करेगा तो आप उस जानकारी को हमेशा शामिल कर लेंगे।
थम्स अप करिए जी भैया, हम अपने नोट्स में जाएंगे। जैसे हमने लिखा यूनेस्को में तो 43 साइट है, लेकिन अभी क्या बन गई आपका 44th साइट भी आ गई आपका महाराष्ट्र से। तो आप जाके अपने नोट्स में वो करेक्शन कर लिया करो हमेशा। और आपका रामसर साइट कभी बढ़ेंगी जाके, इसलिए मैं कहता हूँ कि पेज के नीचे जगह छोड़ा करो, जगह छोड़ा करो हमेशा। तो वो हम आपसे उम्मीद करेंगे। ओके। विश्व व्यापार संगठन, पूरी दुनिया आपस में व्यापार करती है, आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो उसके लिए भी एक संगठन बना WTO। दरअसल में WTO का इतिहास क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन हुआ करती थी भारत की आज़ादी के समय पर 1947 में। अगले साल से 1948 से इसको कहा जाने लगा गाट। गाट का फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। यानी कि व्यापार जो लग रहा है, जो टैरिफ लग रहा है, उस पर एक समझौता होगा। आप अक्सर देखते होगे ना, अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया, यानी कि जो टैक्सेशन है उसको बढ़ा दिया। तो जो टैक्स है और जो ट्रेड है उसके लिए गाट हुआ, जर्नल एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ। उरुग्वे में ये समझौता हुआ और इसके लिए बातचीत चलती रही आपका 8 वर्षों तक। ये खत्म हुआ तो माराकस ट्रीटी हुई और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई। इस पूरी स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण चीज है WTO की स्थापना और साथ में आपका गाट का फुल फॉर्म। इतिहास हम आपका जान चुके हैं कि 1947 में एक संगठन था, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, जो 1948 से गाट बना, एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। उसके बाद में एक आपका संधि हुई और 1 जनवरी 1995 को आपका क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना वर्ष क्या है, स्थापना वर्ष क्या है आपका 1995 है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। भैया व्यापार जो होता है वो जानलेवा होता है, बहुत रिस्क होता है व्यापार में, ठीक है, व्यापार में। लेकिन जो बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके व्यापार आपका असफल भी हो जाते हैं, है ना। आम आदमी को बहुत फर्क पड़ता है। इसके जो प्रमुख हैं वो है आपका नागोजी ओकोंजो इवेला। नाकोजी एकोंजो इवेला। मैं आपको बताऊं, आपकी आपकी वाली अवस्था में, जब मैं आपकी वाली अवस्था में था अपनी तैयारी के समय पे, तो कसम से मैं ख्वाब देखता था। ठीक है, जैसे घर में कुछ चीज होती थी तो मतलब आप भी महसूस करते होगे ना, किसी चीज में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओ। तो जब मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया था तो उससे पहले मुझे आज भी याद है, हम अपने घर के बरामदे में बैठे हुए थे, तो हमारी 3 बहनों में से जो बीच वाली बहन है उसकी शादी होनी थी। तो जैसे घर में चर्चा करने लगते हैं सब लोग, तो हमारी दीदी बड़ी, वो गवर्नमेंट टीचर थी, तो लेकिन उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे मैं दे दूंगी। क्योंकि उस टाइम पे फैमिली मतलब वो डेब्ट में थी, कर्ज में थी, क्राइसिस थे बहुत सारे। तो ऐसे कैलकुलेशन करते, जैसे भैया थे हमारे बड़े, तो वो भी कहते थे इतने पैसे का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। तो मेरा, हमारे चाचा और हम साथ रहे हैं, मतलब हमारी चाची जी एक्सपायर हो गई थी। तो हम 5 भाई बहन और हमारे चाचा के 3 लड़के, हमारे मामा की लड़की और हम, मतलब हमारे माता मम्मी पापा ने हम 9 लोगों को परवरिश की, है ना। तो पढ़ाया बढ़ाया सबको अच्छे से, कोई भेदभाव नहीं किसी के बीच में। तो जो मुझसे छोटा उसका सिलेक्शन हो गया था एयरफोर्स में, और हम फंसे हुए थे, है ना। तो एयर वो भी मतलब उसने भी बताया, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन बताया। लेकिन मुझे आज भी याद है वो स्थिति कि मैं बैठा हुआ ये सोच रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा, इसमें मेरी भागीदारी नहीं हो पाएगी। अब शायद इस बात को मैं आपसे मुस्कुराते हुए कह सकता हूँ, लेकिन उस समय का वहां बैठे हुए उस स्थिति में, उन दिनों की मानसिक स्थिति अब तुम सोच सकते हो, है ना। तो ऐसा होता है, तुम भी उसी स्थिति में होते होगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट चाह के भी नहीं कर पाते होगे। लेकिन क्या करें, हमें आगे बढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। और मैं तुम्हें बताऊं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि राह निकलती है, और मैंने अपनी राह निकाली है। मेरे जैसी राह बहुत सारे लोगों ने निकाली है, हजारों लाखों लोगों ने वो राह निकाली है, मैं उसमें अनोखा नहीं हूं। आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे एक दिन। तो वो बस एहसास उस समय पर रखा करो कि हाँ चीज़ें बदलेंगी, वो विश्वास रखा करो, है ना। और वो बदलेंगी, बदलेंगी तकदीरें एक दिन। यार वो मेरा भी तो खुदा है, ठीक है। क्या बोलेंगे, पहली महिला। और ये चीज़ें हम इसलिए नहीं कहते हैं आपसे, कभी आप में से कोई ये समझता हो कि यार इन चीज़ों से हम इमोशनल हो जाते हैं, हमें कोई ऐसे सिंपैथी मिलती है। हम इसको सत्यता के साथ में प्रस्तुत करते हैं। हम आज भी ये मानते हैं कि हम बेचारा बन के नहीं दिखाते किसी को,
हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बेचारा बन के दिखा के, नहीं बनते हम बेचारा, हमको अच्छा पहनना होता हम पहनते हैं, क्योंकि अभी कोई इशू ही नहीं है, अभी कोई दिक्कत है ही नहीं। और कई कई मतलब बहुत बहुत दूर तक की शायद पीढ़ियों को दिक्कत नहीं हो, वो हमने खुद किया है, इसका प्रयोग प्रयोग करके किया है, बहुत मेहनत करके, इस सब से नहीं किया है कि पढ़ाने से हम आपको कल को आप मेरा आज जो है 10% ऑफ पर मेरा कोर्स ले लो, नवीन सर GS, ये लो भैया 10% ऑफ पर, इसको लॉन्च कर देते 500 रुपये में, ले आए कोर्स, नहीं लाएंगे, ये लो। और बताओ कितनी बार मना करना है, क्योंकि हमने उसका प्रयोग किया, हम आपके लिए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, वापस आओ, नागोजी ओकोंजो इवेला, और एक दिन तुम भी करोगे, जब तुम सेलेक्ट हो जाओ, प्रॉमिस करो तुम में से जितने भी अच्छे स्टूडेंट रहेंगे, तुम में से जिनको भी लगता है अपना IQ आपका अच्छा है और आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप अपना यूट्यूब चैनल जरूर बनाएंगे। और हो सकता है शुरू में ग्रोथ ना हो, लेकिन करना, आप लोगों को गाइड करना, अपने पास स्टूडेंट आते मैं उनको गाइड करता हूँ, भैया चैनल बनाओ अपना, ठीक है। आप पढ़ा सकते हो, दुनिया में कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है, जब आप उसको लगातार एक्सपीरियंस करोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो आप मुझसे लाखों गुना बेहतर हो सकते हो, जिनको आप बहुत बेहतर मानते हो आप उनसे बेहतर हो सकते हो तुम। तो आप पहले सिलेक्शन ले लीजिए और फिर चैनल बनाइए अपना, और चैनल बना के अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र कीजिए, फिर वो फाइट है ना, कौन आगे निकलेगा, कौन किसको पसंद करेगा, जिसको लोग पसंद करेंगे वो आगे चला जाएगा। फैब्रिकेशन से आगे नहीं जा सकता, फैब्रिकेशन से महीने 2 महीने 4 महीने, वास्तविक चीज़ों से आप टिके रहोगे लंबे समय तक, और लंबे यानी कि दूर तक चलोगे। हाँ जी बॉस। तो पहली महिला बनी ताई जी। ताई जी कौन है? पहली महिला। कुल सदस्य कितने हैं? 164। 164, और इसमें 164 सदस्य हैं। आगे लिखा हुआ है 23 पर्यवेक्षक देश हैं। देखो, ऑब्जर्वर कंट्रीज क्यों बनाई जाती है? ऑब्जर्वर कंट्रीज बनाई जाती हैं ताकि एक ग्लोबल बैलेंस बना रहे, कि वो देश इसमें शामिल नहीं है, उनको ऑब्जर्वर बना लेते, उनका सम्मान भी हो जाएगा, लेकिन वो लोग अपने डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर उसकी फंक्शनिंग को वो प्रभाव नहीं रखेंगे, लेकिन वो मेंबर रहेंगे, तो एक ग्लोबल तौर पर एक बैलेंस बनेगा, ठीक है, एक मंच बनेगा जो आपका वैश्विक मंच होगा। तो इसीलिए कई बार ऑब्जर्वर कंट्रीज कई संगठनों में शामिल की जाती हैं। भारत 1947 से गाट और WTO का संस्थापक सदस्य बना था। अच्छा, 1947 में गैट था क्या? ये 1948, यानी 1947 में तो था ये ITU। यानी ये बात कहना चाह रहे हैं कि जब गाट था उसका संगठन, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो ITU है, ITU, ठीक है, ITU, कोई दिक्कत? रिसेंट में देख लेंगे, आगे आएंगे। देश हो गए भैया, WTO में अभी 166 देश हो गए हैं। क्या ठीक बात है ये? कई साथी लिख रहे हैं हमको करंट अफेयर्स का नहीं पता है अभी, अगर रिसेंट में इसमें बदला है। सारे लोग बताएं एक बार, सारे लोग बताएं। 166 हो गए हैं भैया, ठीक है भैया, इसको 166 करेंगे। तो 166 कौन बना है, उसका भी नाम लिख के एक बार हमको बताइए। 166, इसको आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, बहुत सारे साथियों का कहना है 166 हो गए हैं। और 166वां सदस्य कौन बना है, ये आपको पता होगा। कोमोरोस बना है जी, कोमोरोस। आप इसको देखेंगे, थम्स अप करें जी भैया, हम इसको देख लेंगे, इसको हम देख लेंगे। कई साथी कह रहे हैं तिमोर बना है, तिमोर, तिमोर बना है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको देख लेंगे आप, है ना। 166वां देश कौन बना है WTO का, इसको मिटा देते हैं फिर यहाँ से। वेरी गुड, ये हुआ ना फायदा तुम्हारे करंट अफेयर्स पढ़ने का, कमाल, थैंक यू। यूरोपियन यूनियन, यूरोप के बहुत सारे देशों ने अपना संगठन बना रखा है, और इनको विचार आया था 1958 में, लेकिन स्थापना हुई 1993 में, रोम ट्रीटी हुई थी। सदस्य देश इसमें 27 थे। इनका हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन का जो है वो है ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर कभी नहीं भूलना, इस्टेब्लिशमेंट ईयर कभी नहीं भूलना। इन्होंने अपनी एक करेंसी चलाई थी यूरो। क्या चलाई थी? यूरो एक करेंसी चलाई थी 2002 से, सॉरी 2002 से। और सारे देश ऐसे नहीं है जो इस यूरो करेंसी को फॉलो करते हैं, जैसे इसमें 27 देश हैं, तो सिर्फ 20 देश ही ऐसे हैं जो यूरो को अपनाते हैं, और 20वां देश बना है क्रोएशिया। तो कितने साथी ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि क्रोएशिया की पहले करेंसी क्या थी? क्रोएशिया, जिसकी कैपिटल है जाग्रेव, जाग्रेव।
और क्रोएशिया की क्या करेंसी होती थी पहले? कुनो होती थी, कुनो। क्या होती थी इनकी करेंसी पहले? कुनो। अब इन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया? आपका करेंसी यूरो हो गई है, यूरो। ब्रिटेन 2020 में यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था, उसी घटना को कहा जाता है ब्रिटेन एग्जिट। बी आर फॉर ब्रिट, सॉरी ये इतना ज्यादा कैसे हो गया? बी आर फॉर ब्रिटेन और एग्जिट मतलब बाहर। तो कभी भी पूछे ब्रेग्जिट घटना क्या है, तो आप कहोगे ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल जाना। ओके। यूरोपियन यूनियन को 2012 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसकी अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन है। नाटो की बात करेंगे, नाटो। नाटो बहुत साथी आपने देखा होगा, अक्सर बहुत बार खबरें आती रहती हैं। अभी रूस यूक्रेन वॉर क्यों हुआ? रूस यूक्रेन वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि यूक्रेन सदस्यता चाहता था किसकी? आपका नाटो की। और रूस ये बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है, कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाए, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर लगते हैं रूस से। और अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो के देश ये कहते हैं कि हम में से किसी भी एक देश पर हमला होगा वो बाकी देशों पर भी हमला माना जाएगा। यानी नाटो की फौज रूस के बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे और रूस का बॉर्डर इनसिक्योर हो जाएगा। तो रूस इसको होने नहीं देना चाहता, इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। तो कब हुई थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई है 4 अप्रैल 1949 को। 12 सदस्य थे उस समय इसके। अध्यक्ष इसके मार्क रूट हैं, मार्क रूट नीदरलैंड के। और इसमें मुझे बताइए सदस्य कितने हैं? 32 हैं, 32। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है। 32वां सदस्य इसका स्वीडन बना है, 31वां फिनलैंड। जैसे यूएन के अंग है, यहाँ पर आपका नाटो के भी 4 अंग हैं, लेकिन आपको उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नाटो एक जबरदस्त संगठन है। अब आते हैं हम आज के अंतिम संगठन सार्क पर। पहले सार्क का फुल फॉर्म एक दो बार बोलो आप। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, शार्क। यानी कि क्या बन गया आपका? साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के देश हैं। एसोसिएशन अर्थात उनका संघ है। रीजनल मतलब क्षेत्रीय है। कोऑपरेशन मतलब सहयोग के लिए है। तो इसमें जो देश बनते हैं वो हैं आपका, अगर आप देखोगे, साउथ एशिया के देश हैं। जैसे भारत से हम बात करें तो इधर मालदीव है, बताइए हाँ जी। इधर भूटान है, हाँ जी। इधर भारत के बांग्लादेश है, हाँ जी। श्रीलंका इधर है, हाँ जी। पाकिस्तान इधर है, बोलोगे जी। पाकिस्तान इधर है, हाँ जी भैया। अफगानिस्तान इधर है, हाँ जी भैया। नेपाल इधर है, हाँ जी भैया। और एक भारत। यानी कि भारत के समीपस्थ देश ही हैं सारे, यस और नो? हाँ जी। तो यही सार्क है, साउथ एशिया के देशों का एक संगठन है। तो भैया यहाँ पर इनको बोलते हैं हम एमबीबीएस पानी। इन देशों को याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे? एमबीबीएस पानी। एमबीबीएस किया उसने पानी पी के। तो एमबीबीएस यानी कि मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा एग्जाम में आ गया तो, जैसे कि आप बोलोगे एमबीबीएस तो M4 आप कहोगे भारत के पड़ोसी देश है इसमें सारे, तो M4 म्यांमार भी याद आ सकता है आपको या नहीं, बताओ हाँ या ना? एग्जाम टाइम पे आ सकता है यार M4 म्यांमार। तो कैसे याद रखना है इसको? ये है सार्क। सार्क मतलब साउथ एशिया का, तो भारत के साउथ वाला M आएगा। भाई ये नॉर्थ है तो सब जानते हो, तो साउथ वाला M कौन सा है? अर्थात मालदीव आएगा। यानी कि नॉर्थ वाला लेना ही नहीं है, म्यांमार। ऐसे याद रखोगे तो मालदीव आपको याद रहेगा कि साउथ वाला, सार्क में साउथ वाला आएगा। ओके बॉस। स्थापना कब हुई इसकी? इसकी स्थापना हुई 8 दिसंबर 1985 ढाका में। सार्क के मुख्यालय और सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में की गई। कहां पर की गई? काठमांडू नेपाल में की गई थी। कितने सदस्य देश हैं? कितने सदस्य देश हैं आपका बताइए फटाफट से सार्क के? सार्क के सदस्य देश हैं आपका 8। कितने हैं? 8। 8 कंट्रीज है एमबीबीएस। पर्यवेक्षक, जैसे हमने अभी बताया कि उसको क्या करते हैं, पर्यवेक्षक बनाने का उद्देश्य ही क्या है कि उसको एक आपका ग्लोबल स्टेज बनाना चाहते हैं, कि उनको भी लगे, जैसे इसमें आपका आपका चाइना भी है, यूएसए भी है सार्क वाले में आपका, ऑस्ट्रेलिया को भी बना रखा, म्यांमार को भी पर्यवेक्षक बना रखा है, ताकि वो लोग वोट नहीं कर सकते ना, इनके डिसीजन मेकिंग में भागीदार होंगे, लेकिन उसको क्या है सम्मान दे करके ग्लोबल ग्लोबल स्टेज बना दिया जाता है। ओके बॉस। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था सार्क का? ये हुआ था ढाका में। कहाँ पर हुआ था? ढाका में सम्मेलन हुआ था। सार्क के वर्तमान महासचिव जो हैं गुलाम सरवर बांग्लादेश के हैं। पहले महासचिव भी बांग्लादेश से रहे थे, अबुल एहसान। एक भारतीय भी इसके महासचिव रह चुके हैं, सीलकांत शर्मा, बहुत पहले। ठीक है। सार्क विश्वविद्यालय है एक साथी आपका इंडिया में, नई दिल्ली में है ये। कहाँ पर है ये? सार्क विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ओह, पैन नखरे कर रहा भाई।
सार्क विश्वविद्यालय, ये न्यू दिल्ली में है। क्यों, कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। तथा पाकिस्तान के फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई थी। ओके, और हम आपको एक क्वेश्चन दे दें होमवर्क का, एक क्वेश्चन देंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल जब संगठन होंगे तो तब कराएंगे। इसका होमवर्क का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और अभी आंसर कोई नहीं करेगा, वीडियो के बाद में करोगे सारे लोग। आपको लिखना है इसमें IBRD का फुल फॉर्म, और जितने भी छात्र जिनको लगता है उनकी बुद्धि का स्तर सही है वो बिना देखे बिना चेक करे लिखने का प्रयास करेंगे। जिनको विश्वास ही नहीं है कि नहीं ठीक लिख पाएंगे वो देख के लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना जरूर है। IBRD का पूरा नाम अगर आपने कक्षा को फोकस से पढ़ा था तो कमेंट सेक्शन में, जो साथी वीडियो को बाद में देखेंगे उनको भी लिखना है, सबको टास्क है आज का। ओके, तो अपना ख्याल रखें, बहुत सारा, बहुत अच्छे से आगे पढ़ें और आगे बढ़ते रहे आप। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और सपने सच होंगे, इसी उम्मीद में हम सबको मेहनत करनी चाहिए। और मतलब आप अपने मैक्सिमम पे जाओ भाई, एफर्ट लगा के जिस भी फील्ड में कर पाओ, बेहतर करना, लेकिन चीज़ें अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।